सीरिया में आईडीएफ के हवाई हमले की तस्वीरें सामने आई हैं। असद सेना के हथियार गोदामों पर हमले हुए हैं। इजरायल ने किए 10 से ज्यादा हवाई हमले। तो सीरिया में बशर के तख्ता पलट से जंग खत्म नहीं हुई। सीरिया के अस्थिर हालात से अरब में एक बड़ी जंग के समीकरण तैयार होने लगे हैं। लेकिन सवाल यह कि 12 वर्ष तक विद्रोहियों को दबाकर रखने वाले बशर अल असद के साथ ऐसा क्या हुआ कि 10 से 12 दिन में ही उनका तख्ता पलट हो गया। आखिर सीरिया की जंग में रूस ईरान की रणनीति कामयाब क्यों नहीं हुई और कैसे हालात विद्रोहियों के अनुकूल हो गए, इस रिपोर्ट में देखिए। सीरिया में बीते 9 दिन से विद्रोहियों की जंग जारी थी और इन 8 दिनों की जंग में बशर की सेना ने हथियार डाल दिए। अलेप्पो और होम्स एचटीएस के कब्जे में चला गया। बशर अल असद की मदद के लिए रूसी सेना ने होम्स, हमा और अलेप्पो पर बमबारी भी की, लेकिन असद को बचा नहीं सकी। इसके साथ ही भूमध्य सागर में तैनात रूसी नेवी की ताकत भी काम नहीं है। विद्रोहियों के सरप्राइज अटैक के सामने बशर की सेना टिक नहीं पाई। अब दमिश्क में बशर अल असद के घर में भी विद्रोहियों का डेरा है। सीरिया की राजधानी में अब विद्रोही नजर आ रहे हैं। अराजकता का माहौल। बशर अल असद दमिश्क से उड़ान भर चुके हैं और उनके प्रधानमंत्री ने सत्ता हस्तांतरण का ऐलान कर दिया। काजी अल जलाली ने कहा है कि वो विद्रोहियों के साथ समन्वय के लिए तैयार है। सीरिया की नई सरकार को सत्ता हस्तांतरण किया जाएगा। सीरिया के पूर्व पीएम को विद्रोहियों ने नजरबंद कर लिया है। उनके घर के बाहर से तस्वीरें भी आई। सीरिया के सभी मीडिया हाउस पर विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है। सीरिया की जेलों में बंद असद विद्रोहियों को रिहा कर दिया गया है। सवाल यह है कि रूस और ईरान के समर्थन के बाद भी सीरिया में बशर का तख्ता पलट 24 घंटे के अंदर कैसे हुआ? सीरिया के होम्स पर विद्रोहियों के कब्जे के साथ ही तख्ता पलट तय हो गया था। होम्स पर कब्जे के साथ विद्रोहियों ने लताकिया एयरबेस और तार्तुस नेवल बेस से सीरियाई सेना की सप्लाई लाइन काट दी थी। तार्तुस नेवल बेस से रूस की सेना भी हट गई थी। होम्स में रूस के 2 और बेस हैं। यहां भी सप्लाई रुक गई। यही वजह है कि असद सेना विद्रोहियों के सामने टिक नहीं पाई। दमिश्क के एयरपोर्ट और एयरबेस पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है। सीरिया में 5 दिसंबर तक सबसे बड़े हिस्से पर असद सेना का नियंत्रण था, लेकिन 7 और 8 दिसंबर को स्थिति बदल गई। और 5 दिसंबर को सीरिया की जो स्थिति थी उसके मुताबिक तुर्की बॉर्डर से सटे इलाकों में तुर्की समर्थित फोर्सेस का कब्जा था। अलेप्पो, इदलिब और होम्स तक हयात तहरीर अल शाम का कब्जा था। देरा के से लेकर लताकिया तक हल्के लाल रंग के इलाके में असद सेना का नियंत्रण था, यानी असद का शासन था। पीले रंग वाले इलाके में एसडीएफ यानी सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस का कब्जा था और काले रंग वाले इलाके में आईएसआईएस के कंट्रोल में यह इलाका था। और जबकि जॉर्डन बॉर्डर के नजदीक रुकबान इलाके पर एफएसए सहित दूसरे विद्रोही संगठनों का नियंत्रण था। गोलन हाइट्स पर इजरायल का नियंत्रण था। तो 7 से 8 दिसंबर को 24 घंटे के अंदर के हालात बदले और जॉर्डन बॉर्डर के करीब देरा और अस सुवायदा इलाके में एफएसए यानी फ्री सीरियन आर्मी की फौज रवाना हुई। असद सेना होम्स में जंग लड़ रही थी और दमिश्क में बहुत भारी सुरक्षा बल नहीं थे। एफएसए ने तेजी के साथ दमिश्क पर हमला बोला और बिना ज्यादा संघर्ष के दमिश्क पर कब्जा कर लिया। इसी के साथ बशर परिवार के शासन का अंत हो गया। बशर अल असद ने संघर्ष के विरुद्ध 12 साल तक अपनी सत्ता बचाए रखी।
लेकिन 30 नवंबर से 8 दिसंबर के बीच ऐसे हालात बने कि सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। यूक्रेन और गाजा का युद्ध शुरू होने के बाद से ही असद की सत्ता पर खतरा मंडराने लगा था। और तख्ता पलट के आसार बनने लगे थे। बशर की सत्ता के विरोधियों को जैसे ही अमेरिका और इजराइल का समर्थन मिला, जंग शुरू हो गई और बशर सेना विद्रोहियों के आगे टिक नहीं पाई। तो उसकी कई वजहें हैं। बशर की सत्ता के अंत के 4 बड़े चेहरे हैं। इन 4 चेहरों में पहला है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई, असद सरकार की आर्मी SAA और खुद बशर अल असद। एक एक करके जानते हैं कि किसकी क्या भूमिका रही। यूक्रेन जंग शुरू होते ही पुतिन पर अपनी सेना को सीरिया से हटाकर मोर्चे पर भेजने का दबाव था। मॉस्को में 5000 सैनिकों, 3 स्क्वाड्रन Su-25 और लॉन्ग रेंज S-300 डिफेंस सिस्टम सीरिया से हटाकर यूक्रेन भेजे। इससे विद्रोही मजबूत स्थिति में आ गए। लेबनान युद्ध शुरू होते ही ईरान ने लेबनान पर फोकस किया। हिजबुल्लाह को सीरिया से हटाकर लेबनान जंग में भेजा गया। बशर की बड़ी सैन्य शक्ति खत्म हो गई है। बशर अल असद की सेना को युद्ध का अनुभव नहीं था। बशर सेना रूसी नेतृत्व और फायर पावर पर निर्भर थी। बशर के कमांडर ड्रग डीलिंग में व्यस्त थे। विद्रोहियों के आगे सेना टिक नहीं पाई। गरीबी के चलते बशर अल असद से जनता नाराज थी। बशर अल असद सिंथेटिक ड्रग बेचकर सालाना 20,500 करोड़ रुपए कमा रहे थे। जनता के लिए खाद्यान्न और ईंधन पर सब्सिडी खत्म कर दी गई थी। सीरिया की सरकार दिवालिया हो चुकी थी। ईरान से मिलने वाले फंड पर सीरिया सरकार चल रही थी और गरीबी के चलते जनता परेशान थी। 2020 में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 1500 सीरियन पाउंड थी। वो बढ़कर 17,500 हो चुकी है। गरीबी में फंसी 90% जनता बशर के खिलाफ थी। हालांकि आखिरी वक्त में बशर अल असद ने अमेरिका से भी मदद मांगी, लेकिन इजरायली हितों के चलते अमेरिका ने मदद नहीं की। बशर के साथ ना उनके अंतर्राष्ट्रीय समर्थक बचे और जनता भी खिलाफ हो गई। इसीलिए दमिश्क में जश्न हो रहे हैं और बशर अल असद कहां है ये किसी को पता नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।